हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको करवाएंगे आज पारिस्थितिक तंत्र, जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ 12th के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए। इकोसिस्टम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था और कब किया था। इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में हम इको तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में किया था। इकोसिस्टम शब्द जो है यह एक ग्रीक शब्द है और यह आइकोस जिसका अर्थ घरेलू होता है और सिस्टेमा जिसका अर्थ संयुक्त या पूर्ण होता है, इससे मिलकर बना है। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम ज़मीन पर हैं, ज़मीन धरती हुई और ऊपर आकाश और इसके बीच में वायुमंडल है। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, ये तो वायुमंडल से है और साथ ही साथ हम पृथ्वी पर हैं, ज़मीन पर धरती है और ऊपर आसमान है। ठीक है, तो हम पृथ्वी क्या हो गया? अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, धरती, ठीक है, ज़मीन, और उसके बाद वायु अजैविक घटक हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम जीवधारी हैं और हमारा पर्यावरण के साथ सीधा संबंध है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सभी जीवधारी एवं पर्यावरण के बीच संबंध से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, हम लोग जैविक घटक हैं, हमारे अंदर जीवन है, ठीक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के मिलने से एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ वही बताया गया है, जीव समुदाय और उसके वातावरण के संतुलित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। अब एजी टेंसले वर्ष 1935 में इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने किया था और उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी है वो हम जानते हैं। बच्चों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 12th में। साथ ही साथ आगे जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं। तो इसमें एजी टेंसले ने कहा था कि भौतिक तंत्र, ये इकोसिस्टम जो है यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार है। भौतिक तंत्र का ही एक विशेष क्या है? प्रकार है। दूसरी बात कि पारितंत्र की रचना जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के मिलने से होती है। अर्थात जैविक घटक जिसमें जीवन है यानी कि सजीव, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है यानी कि निर्जीव, दोनों के मिलने से, ठीक है, जैविक घटक बना है। जैसे हम टेबल पर बैठकर अगर पढ़ाई करते हैं तो कलम, कॉपी, टेबल, नीचे ज़मीन, धरती, मिट्टी, के सारे क्या है? अजैविक घटक। हम सांस ले रहे हैं, वायु, अजैविक घटक। हमें गर्मी लग रही है, अजैविक घटक। तापमान, अजैविक घटक। सूर्य से प्रकाश मिल रही है, अजैविक घटक। और हम क्या हो गए? जैविक घटक। हमारा संबंध किससे है? वायु से भी है, जो एक अजैविक घटक है। हमारा संबंध धरती से, मिट्टी से भी है, जो एक अजैविक घटक है। अर्थात जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में एक संबंध है और इसके संबंध से एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एजी टेंसले साहब ने कहा कि यह आकार के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन होता है। सही बात है, आकार के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे समुद्र, आप जानते हो हमारी पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा भाग पे क्या है? पानी है। तो समुद्र जो है एक बहुत बड़ा
क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। तो आकार के हिसाब से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होता है। उन्होंने एक बात और बोला था, यह एक खुला तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह पूछा जाता है आपको कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है, तो बोलोगे यह एक खुला तंत्र है। आकार में विभिन्नता पाई जाती है, वो क्या है? देखिए, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री या महासागरीय पारितंत्र जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, तो बोलोगे समुद्री या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, एवं सर्वाधिक अस्थायी भी यह होता है। सर्वाधिक अस्थायी, आगे हम जब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो उसमें हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ा और सर्वाधिक अस्थायी का मतलब क्या है। अच्छा, हम यहाँ जान ही लेते हैं समुद्र कितना बड़ा होता है। चलिए बताइए, हम एक गिलास में जब पानी पीते हैं, हम जब गिलास में उठाते हैं तो क्या उसमें गिलास में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वह एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें भी गिलास में जो जल है वो क्या है? निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या है? सजीव है। और उस सूक्ष्म जीव का और गिलास के पानी के साथ आपस में क्या है? संबंध है। तो वह भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन वह एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि समुद्र में कितना पानी है, कितने जीव होंगे, तो समुद्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो बोलिएगा कि समुद्र या महासागर है, और यह सबसे अस्थाई है। अस्थाई का मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, बारिश पड़ी, सड़क पे पानी लग गया, उसमें भी छोटे छोटे जीव पल जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही पानी सूखा वो सारे जीव क्या हो जाते हैं? फिर से नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह कैसा पारिस्थितिक तंत्र था? यह पारिस्थितिक तंत्र ऐसा था कि कुछ ही समय या कुछ ही दिनों का मेहमान था। कुछ ही दिनों में उसका पूरा, ठीक है, जो रहन सहन, वो जो पानी था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि वह जो पारिस्थितिक तंत्र बना था कुछ दिनों के लिए, वो नष्ट हो गया। तो ये तो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हुआ। अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र मतलब कुछ ही दिनों के लिए जो हुआ था। लेकिन क्या समुद्र इतना जल्दी सूखने वाला है? नहीं। तो समुद्र एक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है और बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो समुद्र, और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो समुद्र। अच्छा, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? एक जल की बूंद, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव के बीच और जल के बीच क्या होता है? संबंध होता है, तो वहाँ भी पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है। तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पानी की बूंद। ठीक है, आइए, एक और साइंटिस्ट हैं, ओडेम। इन्होंने 1963 ईस्वी में कहा है कि पारिस्थितिक तंत्र या जैव मंडल की मूल क्रियात्मक इकाई है। जैव मंडल में, सही बात है, पारिस्थितिक तंत्र एक सजीव और निर्जीव, यानी कि जितने भी पर्यावरण में जो जीव हैं जिनमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है, और जिसमें जीवन, पेड़ पौधे, हम छोटे छोटे जीव जंतु, ये सारे क्या हैं? जीव हैं, सजीव हैं। तो सजीव और निर्जीव के मिलने से जो तंत्र बनता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की क्या है? मूल क्रियात्मक इकाई है। क्या है? मूल क्रियात्मक इकाई। जिस प्रकार आपने 9th के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक वैसा ही पारिस्थितिक तंत्र भी जैव मंडल की, किसकी? जैव मंडल, जिस पे जीवन है, जैव मंडल की मूल क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, जीवधारी और पर्यावरण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ऐसा ओडेम साहब ने कहा है। लिंडेमान ने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या कहा है, ये जानते हैं। हाँ बच्चों, ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक चीज़ और इसमें आएगा कि 10% ऊर्जा प्रवाह नियम किसने दिया, वो भी लिंडेमान साहब ने ही दिया था। फिलहाल तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा ये दे रहे हैं। तो लिंडेमान के अनुसार किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था इकोसिस्टम कहलाती है। फिर से, भौतिक हो गई, अजैविक
और ये जैविक हो गई। तो अजैविक जैविक हमेशा यही बात चल रही है, सब जिन्होंने भी परिभाषा दिया है पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है, सब में मूल बातें वही है, थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा बदली है, लेकिन मूल पॉइंट्स वही हैं। भौतिक यानी कि अजैविक, और ये जैविक। अजैविक और जैविक घटकों के बीच क्रियाओं द्वारा एक व्यवस्था बनती है, तंत्र बनती है, जिसको इकोसिस्टम कहा गया है। ठीक है, अब इकोसिस्टम जीव मंडल की सबसे छोटी इकाई है। इकोसिस्टम जीव मंडल की, ये नहीं बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र, ये नहीं पूछा जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है ये जीव मंडल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखोगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। इकोसिस्टम जो है वो किस मंडल की सबसे छोटी इकाई है? तो आप कहोगे जीव मंडल की। ठीक, अब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौरिक विकिरण अर्थात सोलर रेडिएशन माना जाता है। ये बात क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आप इसका जवाब भी दिए होंगे, पढ़े भी होंगे। हमारे पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है, सन है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के जरिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और वही ग्लूकोज पौधे के द्वारा बनाया हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, हम लोग खाते हैं। हम लोग परपोषी हैं, हम अपने भोजन के लिए किस पे? पेड़ पौधा पे आश्रित रहते हैं। तो पेड़ पौधा का बनाया हुआ भोजन ही हम लोगों के शरीर में आता है, पेड़ पौधा के द्वारा बनाया हुआ ऊर्जा ही हमारे शरीर में आता है। फिर तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसका मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। आइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आया, इकोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र अलग है, वह एक सिस्टम है, लेकिन इकोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम का किसने किया था? इकोसिस्टम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इकोसिस्टम शब्द जो है वो टेंसले ने सबसे पहले उपयोग किया था 1935 में, जबकि इकोलॉजी इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैकल ने 1869 ईस्वी में किया। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसको लिखिए इको तंत्र। तंत्र सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र। तंत्र का पहला लेटर क्या है? तन है, तन टी, और यहाँ टेंसले, तंत्र टेंसले, तंत्र टेंसले, तंत्र टेंसले। अगर आपको इकोसिस्टम यानी इको तंत्र याद हो जाता है कि टेंसले ने किया है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो इकोलॉजी शब्द अपने आप याद हो जाएगा आपको। हैकल ने 1869 ईस्वी में किया। तो कब किया ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट किसने किया बहुत बार, ठीक है, पूछा गया है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ है। ठीक है, आगे अब इकोलॉजी की परिभाषा क्या कहता है उसे हम देख लेते हैं। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी ओइकोलॉजी शब्द से निकला है। ओइकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द से इकोलॉजी शब्द बना है, और वो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोज और लोगोज। ओकियोज का अर्थ होता है रहने का स्थान यानी वास स्थान, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात इकोलॉजी शब्द में, इकोलॉजी जो एक विज्ञान है, साइंस है, इसमें जीवों के रहने के स्थान का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
अब जीव कौन कौन होंगे? सजीव और निर्जीव होंगे। दोनों जहाँ पे रहते हैं तो एक तंत्र बनता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आइए, बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा ये आपका स्लाइड है। पारिस्थितिकी का जनक रीटर को कहा जाता है। बहुत जगह पे ओडेम भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन अगर ओडेम ना हो तो आपको रीटर लगाना है, ठीक है, और ओडेम दोनों होगा तो आपको रीटर को ज़्यादा वरीयता देना है, उनको ज़्यादा वैल्यू देना है, क्योंकि पारिस्थितिकी शब्द का पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो रीटर को माना जाता है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे? रीटर। इकोलॉजी ऑफ, ये फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर को कहा जाता है। ओडेम जो हैं इनको भी फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, लेकिन ये आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ये इकोलॉजी के जनक हैं रीटर। प्राचीन इकोलॉजी के जनक रीटर हैं, लेकिन मॉडर्न इकोलॉजी के जनक ओडेम है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। मेरे ख्याल से आपको इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ठीक है। वैसे बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना और इसका एक अच्छा सा नोट बना लेना, ठीक है। आगे, आखिर पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय एवं उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब पहले से आप जानते हो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम में हमने बताया कि हम लोग जीव हैं और हमारे पर्यावरण के बीच में हमारा क्या है? संबंध है, ठीक है। तो इससे बना एक पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, आपसी संबंध है, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ, ये काफ़ी बार पूछा गया इसलिए मैंने सोचा इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो जीव मंडल, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जीव मंडल की संरचना 3 मंडल के मिलने से हुआ है। एक है आपका वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दूसरा है आपका स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और तीसरा है जल मंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। आगे, अब पारिस्थितिक शब्द जो है, इनके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना नाम दिया है। जैसे कार्ल मोबिस ने 1877 में पारिस्थितिक तंत्र को उन्होंने बायोसिनोसिस कहा है, ठीक है। फिर फॉर्बस ने 1887 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र को माइक्रोकोसम, ठीक है, कहा है। उसके बाद सुकाचेव ने 1944 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र का एक दूसरा नाम जियोबायोक्वेनोसिस नाम दिया है। और कोलस्टर ने 1969 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र को होलोन नाम से जानकारी दी है, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने ढंग से पारिस्थितिक तंत्र का अलग अलग नाम रखा है। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बनावट के आधार पर किसने बनाया, ठीक है।
बनावट के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है किसे कहते हैं? वह पारितंत्र जो प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन है, ठीक है, जैसे वर्षा होना, पेड़ पौधे का उगना, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक परिस्थिति के अधीन हैं। और मानव जो है आश्रय रहित हो, ठीक है, जैसे वन में मानव नहीं रहता, मरुस्थल में मनुष्य नहीं रहते, ठीक है, तो इसके अधीन नहीं है। ये सारी चीज़ जो है मनुष्य के अधीन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मनुष्य का आश्रय भी नहीं है, मनुष्य वहाँ पे रहते भी नहीं है, ठीक है। अथवा जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्रकृति के द्वारा ही हमारे पर्यावरण में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। वह पारितंत्र जो प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन हो तथा मानव आश्रय रहित हो, उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे वन, मरुस्थल, घास, झील, नदी, समुद्र। याद रखिएगा, उदाहरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपको आया था कि कृत्रिम पारितंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं? वह पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जिसको मनुष्य ने बनाया है एवं मनुष्य के देख रेख में ही इसका संचालन हो रहा हो, ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे बगीचा मनुष्य बनाता है, उसकी देख रेख मनुष्य ही करता है। शहर मनुष्य ने बनाया, कुक्कुटशाला, सुअर जहाँ पे हम पालते हैं सुअरवाड़ा कहते हैं। मत्स्य गृह जहाँ हम मत्स्य पालते हैं, हम लोग ही बनाते हैं उसे। बांध हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। अंतरिक्ष यान मनुष्य ने बनाया। जल जीव कुंड आप देखते होंगे, बड़े बड़े दुकान पे मछली को रखने के लिए एक छोटा सा जल जीव कुंड बनाया हुआ रहता है उसमें, ठीक है, वो तैरते रहता है। तो जल जीव कुंड, गेहूँ धान का जो खेत है, ये सबको हमने बनाया है, ठीक है, मनुष्य ने बनाया है। तो ये सब क्या हो गई? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक कृत्रिम पारितंत्र। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, स्थान के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। एक है स्थलीय पारितंत्र, जिसको हम, इसकी परिभाषा क्या है कि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले, ठीक है, पारितंत्र को क्या बोलते हैं? स्थलीय पारितंत्र। यानी भूमि के ऊपर जो पारितंत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थलीय पारितंत्र। अब ये पारितंत्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है आपका मरुस्थलीय, भूमि पर ही है, ठीक है। दूसरा है घास या मैदानी। तीसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास या मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि घास होता है, घास को टिड्डा यानी ग्रास हॉपर यानी फतिंगा खा जाता है, फिर टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज खा जाता है। तो ये जो आपको एक आहार श्रृंखला का मैंने उदाहरण दिया है, ये किसका है? मैदानी आहार श्रृंखला का उदाहरण है, ठीक है। आगे वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है? जंगल में प्रकाश संश्लेषण घास ने किया, घास को खाया हिरन, हिरन को खा गया बाघ, या फिर ये भी हो सकता है घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को फिर शेर खा जाएगा। ये भी हो सकता है कि घास को खरगोश खाए, खरगोश को जंगली लोमड़ी खा गया, जंगली लोमड़ी को जंगली भेड़िया खा गया, और फिर उसको शेर या चीता खा गया, ठीक है। तो ये था आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तीन प्रकार के होते हैं: मरुस्थलीय, घास स्थल या मैदानी, या वन पारित तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। अब है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। जलाशय में पाए जाने वाले पारितंत्र को हम जलीय पारितंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है बच्चों,
एक होता है स्वच्छ जलीय, दूसरा होता है लवणीय जल पारितंत्र। ठीक है, स्वच्छ जल तालाब में, झील में या झरना में होता है, और लवण वाला सागर में, संगम में, समुद्र में या फिर ज्वारन मुख में होता है। ठीक है, अब देखिए ये पानी वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो जंगल में, नदी में जो होता है, पानी के अंदर जो होता है, पादप पल्लवक होता है, उसको खा जाता है जंतु पल्लवक, जंतु पल्लवक को खा जाता है छोटी मछली, छोटी मछली को खा जाती है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खा जाती है शार्क मछली। शार्क मूवी में आपने देखा होगा शार्क मछली को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आपको अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र या जलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण पूछ दे तो आपको लिखना है पादप पल्लवक, उसको खा जाता है जंतु पल्लवक, जंतु पल्लवक खा जाती है छोटी मछली, छोटी मछली को खा जाती है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खा जाती है शार्क मछली। अब साइज के आधार पर भी पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार हैं। एक है बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, बड़ा पारितंत्र यानी लार्ज इकोसिस्टम, और दूसरा है छोटा पारितंत्र यानी स्मॉल इकोसिस्टम। बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है यह एक बड़े पारितंत्र को महापारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। और समुद्र, आपसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा, मैंने पहले भी समझाया था आपको, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, तो समुद्र है। वन भी है लेकिन समुद्र बड़ा माना जाता है वन के मुकाबले। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो समुद्र लगाना है। ठीक है, और पूछा ही जाता है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, फिर छोटा पारिस्थितिक तंत्र, वैसा पारितंत्र जो एक लघु क्षेत्र में ही सीमित हो उसे हम लघु पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे एक लकड़ी का ना लट्ठा, लकड़ी के अंदर जो लट्ठा होता है वो थोड़ा सा होता है, उसी में छोटे छोटे जीव पलते हैं। ठीक है, अथवा लकड़ी में एक गड्ढा बना हुआ है, उसी में कोई जीव उसमें अपना आश्रय ले रखा है, तो ये क्या हो गया, छोटा क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया। या पानी की बूंद, मैंने आपको समझाया कि पानी की बूंद लीजिएगा, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो पानी जो है, मान लीजिए ये पानी जो है, पानी एक क्या है, अजैविक घटक है, लेकिन उसके अंदर जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो क्या है, जैविक घटक है। और ये दोनों के बीच में क्या है, जीव और पानी के बीच में क्या है, संबंध है। तो ये भी तो हुआ पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच संबंध से जो एक तंत्र बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो पानी की जो बूंद है वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन कितना छोटा है बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, तो आपको समुद्र बोलना है, और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाए तो पानी की बूंद बोलना है। ठीक है, आगे चौथा टाइप है अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र, परमानेंट इकोसिस्टम। तो वैसा पारिस्थितिक तंत्र जो लंबे समय तक बना रहता है, जैसे समुद्र लंबे समय से बना हुआ है, वो जल्दी सूखता भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो वह पारितंत्र जो लंबे अवधि तक बना रहता है उसे हम अस्थाई, स्टेबल अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे समुद्र, झील, वन। ठीक है, उसके बाद अस्थाई पारितंत्र यानी टेम्पोररी इकोसिस्टम, वह पारिस्थितिक तंत्र जो केवल कुछ समय या कुछ काल के लिए ही पाया जाता है उसे हम अस्थाई पारितंत्र कहते हैं। जैसे वर्षा हुआ, एक छोटा सा गड्ढा बना, मैंने आपको समझाया भी था, छोटा सा गड्ढा बना, उसमें छोटे छोटे क्या हो गए, जीव पल गए, और जैसे ही पानी सूख गया ये सारे पारिस्थितिक तंत्र ही क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, ये घर ही उसका नष्ट हो गया। तो ये हो गया अस्थाई पारितंत्र, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए ही था, फिर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद पूर्ण पारितंत्र होता है जिसको हम कंप्लीट इकोसिस्टम भी कहते हैं, और अपूर्ण पारितंत्र जिसको हम इनकम्प्लीट इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो पारितंत्र जो होता है वह पारितंत्र जिसमें सभी घटक उपस्थित हो, उसके सारे के सारे घटक क्या हो, अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उसे हम पूर्ण पारितंत्र कहते हैं। जैसे वन में सारे के सारे घटक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण, और ये अपूर्ण। अब वह पारितंत्र जिसमें एक या एक से अधिक घटक जो है वो कम हो या वो गायब हो उसे हम अपूर्ण कहते हैं। जैसे वर्षा जल। अच्छा बताइए, वर्षा जल जो ऊपर से गिरता है, ठीक है, तो क्या उसमें उपभोक्ता होता है, नहीं, उपभोक्ता से वो रहित है।
तो उसमें एक घटक क्या है, गायब है। तो वैसा पारितंत्र जिसमें उसके कुछ घटक क्या हो, गायब हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण। ठीक है, तो अपूर्ण पूर्ण तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आपको हमने इसमें जो जो बताया कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है और अस्थायी होता है, सबसे छोटा पारितंत्र जल की बूंद होता है, और सबसे अस्थायी पारितंत्र वर्षा जल से बना हुआ एक गड्ढा जिसमें कुछ दिन के लिए ही कुछ जीव वहाँ पे अपना आश्रय लेते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ करवाया गया। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और नोट बना लोगे। ठीक, उसके बाद आपका एक लास्ट स्लाइड है, देखिए ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं, दो घटक हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है, और अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, दोनों की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अजैविक घटक के 3 प्रकार हैं, एक भौतिक, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। इस समय जीवन नहीं होता, इसलिए हम इसे अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक कारक में क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ते हो, प्रकाश पढ़ते हो, तापमान पढ़ते हो, आर्द्रता के बारे में पढ़ते हो। तो ये सब भौतिक कारक हैं, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु, नमी, वर्षा इत्यादि, ये सब क्या है जिसमें जीवन नहीं होता, ये सब अजैविक घटक। ठीक है, अकार्बनिक घटक, वायुमंडल में जो गैसें हैं, नाइट्रोजन 78%, आप जानते होंगे, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, और CO2 0.03%। ठीक है, तो ये पाया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, और अकार्बनिक घटक। फिर खनिज हो गया, चट्टान हो गया, तत्व हो गया, तत्व में कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है, पोटासियम हो, ये सारे के सारे क्या हैं, अकार्बनिक घटक। उसके बाद कार्बनिक घटक में प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन हमारे लिए, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी वसा, ह्यूमस, यूरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं, और कार्बनिक घटक भी। और जैविक घटक में उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं। 10th के स्टैंडर्ड में आप हरे पेड़ पौधे उत्पादक, स्वपोषी, इसको हम स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता, परपोषी, उपभोक्ता, और अपघटक यानी सूक्ष्म जीव, जो लास्ट में क्या करते हैं, हमारे मृत शरीर को क्या करता है, अपघटन कर देता है, फिर से सारे पदार्थ जो हैं वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक का एक संक्षिप्त, ठीक है, एक टेबल था। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपके लिए लाएंगे, वहाँ हम आहार श्रृंखला पढ़ेंगे, फिर आहार जाल पढ़ेंगे, फिर पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पारिस्थितिक पिरामिड किसने दिया, एल्टन साहब ने दिया। 10% ऊर्जा का प्रवाह नियम किसने दिया, लिंडेमान ने दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, अगली क्लास आपके लिए होगी, वो हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहें, और इसका नोट बनाना ना भूलें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।